Hello students, how are you doing? Let's continue the topic parts of cell. In the last lecture we have discussed the nucleus and plasma membrane. Now we will continue the topic. The first topic is cell wall. It is the cell wall. If you see the diagram of plant cell, this is the diagram of plant cell. Here you can say cell membrane and cell wall both are found. So what is this cell wall? What is this cell wall? Can it found in animal cell also? So let's see the animal cell. It contain only cell membrane. You can see here it contains only cell membrane. No cell wall is found in animal cell. Okay, so what is this cell wall? Okay, so let's discuss cell wall. ये cell wall हमने पढ़ लिया कहाँ पाई जाती है. ये रिज, पहली बात तो ये क्या होती है, रिजिड मतलब टफ हार्ड सराउंडिंग होती है, यानी एक बाउंड्री होती है या एक मेम्ब्रेन होती है. मेम्ब्रेन तो नहीं कहेंगे, वॉल की तरह, दीवार की तरह मजबूत होती है, कवरिंग होती है प्लांट सेल की या बैक्टीरिया की या एल्गी या फंगस की. ये केवल इनमें पाई जाती है, पहली बात. ये एनिमल्स में नहीं पाई जाती. दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा याद रखनी है, कि ये एनिमल्स में नहीं पाई जाती. सिर्फ और सिर्फ प्लांट, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस इनमें पाया जाता है. इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट. चूंकि ये हार्ड होती है तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है. जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घर की जो वॉल होती है, हमारी वॉल्स जो होती हैं हमारी छत को और उसके ऊपर जो कमरे बने होते हैं उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है ना. तो वैसे ही सेल वॉल भी क्या होती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है. ये प्रोटेक्शन किससे देती है? सेल जो होती है प्लांट की, ये प्लांट्स आपने देखा होगा पेड़ जो है वो धूप में लगा हुआ है, उसके ऊपर आंधी बरसात सब कुछ हो रही है, तो जितने भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं उन सबको एक्सपीरियंस करता है वो. तो उससे उन्हें कौन बचाता है? ये सेल वॉल. फिल्टरिंग मैकेनिज्म. फिल्टरिंग मैकेनिज्म का मतलब होता है कि ये चीज़ों को फिल्टर करके, मतलब कि क्या भेजना है क्या नहीं भेजना है, इस बात का ध्यान रखती है. एक तरीके से जैसे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा था वैसा काम करती है ये, सिलेक्टिवली परमिएबल की तरह. ठीक है, लेकिन ये हर चीज़ को अलाउ नहीं कर सकती. ये आपकी गैसेस हो गई या जो वाटर वेपर की फॉर्म में पानी हो गया उसे ही अलाउ कर सकती है. ठीक है. अगला क्या है? प्रिवेंट्स ओवर एक्सपेंशन व्हेन वाटर एंटर्स इनटू द सेल. जब पानी सेल के अंदर एंटर होता है तो क्या होती है, प्लांट की जो सेल होती है उसके अंदर, सेल के अंदर एक वैक्यूल पाया जाता है. अगर हम इस स्ट्रक्चर को दिखाऊं मैं आपको, देखिए ये प्लांट सेल है, इसके अंदर एक वैक्यूल पाया जाता है. ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, दिस इज वैक्यूल. तो जितना वैक्यूल होता है ये क्या होता है, मिनरल वाटर स्टोर करता है. तो ये स्वेल होने लगता है, ये फूल जाता है. अब इसके फूलने से क्या हो सकता है, सेल का शेप डिस्टॉर्ट हो सकता है, शेप बदल सकता है. तो शेप को मेंटेन कर करती है ये सेल वॉल. देखो ये बाउंड्री की तरह बाहर बनी हुई है, आप आसानी से देख सकते हो. ये एक तरीके की बाउंड्री है डेफिनेट, इसके बाहर आप कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये एक डेफिनेट बाउंड्री है जिसमें आपको लिमिटेड एक्सेस अलाउड हुआ है. ठीक है, तो अगली बात, ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, अभी आपको आगे बनाना भी पड़ेगा. तो ये आप आराम से इसे देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, छोटे छोटे से पार्ट होते हैं जिनकी हमें स्टडी करनी है. अब बात करते हैं सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, जो पूरी सेल दिख रही है, तो सेल क्या होती है, लिविंग एंटिटी होती है. सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी एंटिटी है, फंडामेंटल बेसिक फंक्शनल एंटिटी है. तो लिविंग एंटिटी यानी उस सेल के सारे लिविंग पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है. अब प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आ जाता है आपका, जो ये आपका सेल में जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म में आ जाते हैं. क्योंकि यही सब लिविंग है, यही सारा लिविंग बिहेवियर शो कर रहे हैं. मतलब दे रेस्पायर, दे एक्सक्रीट, लिविंग के जो कैरेक्टर शो करेंगे वही तो कहलाएंगे लिविंग. तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स सारी की सारी रिएक्शंस को करते हैं, इसीलिए दे आर कॉल्ड लिविंग. और सारा लिविंग कंटेंट क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. अब प्रोटोप्लाज्म को हम आगे चल के पढ़ेंगे, मतलब हम प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पहले ही पढ़ चुके हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे. तो हम लोग आज के टॉपिक में साइटोप्लाज्म के पार्ट्स और साइटोप्लाज्म की स्टडी करने वाले हैं. आगे बढ़ते हैं. प्रोटोप्लाज्म जब आपको पढ़ना है तो आप ये देख लीजिएगा कि हमें प्रोटोप्लाज्म में आपको फ्यूचर में, नॉट इन दिस क्लास, ये टॉपिक आपकी इस क्लास का नहीं है, ये आपको फ्यूचर में पढ़ने को मिलेंगे टॉपिक्स. ये सारी चीज़ें डिटेल में, ये आपको चीज़ें प्रोटोप्लाज्म में पढ़ने को मिलेंगी. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. साइटोप्लाज्म से अपना स्टार्ट करते हैं. साइटो का मतलब होता है सेल. स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. सो साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ साइटो एंड प्लाज्म. साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्म मीन्स जेली लाइक फ्लूइड. जेली लाइक fluid, or you can say jelly like fluid, you can say honey, like honey.
ओके, हनी कैसा होता है, जेली की तरह होता है, मतलब बिल्कुल पानी की तरह भी नहीं होता और बहुत हार्ड भी नहीं होता, वो फ्लो भी कर सकता है, ठीक है। जेली फ्लो नहीं करती लेकिन हनी फ्लो कर सकता है, तो ये क्या है, जेली लाइक फ्लूइड। और फ्लूइड क्या होते हैं, द सब्सटेंसेज विच कैन फ्लो। तो ये जेली लाइक है लेकिन फ्लो कर सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है, साइटोप्लाज्म इज अ थिक सोल्यूशन इनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। जो प्लांट सेल होती है या एनिमल सेल होती है उसको कौन कवर करता है, सेल मेम्ब्रेन। चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उन सभी में ये किससे क्लोज होती हैं। अगर आप डायग्राम को देखें, ये डायग्राम को अगर आप देखो ध्यान से, तो देखो ये भी किससे क्लोज्ड है, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। और अगर हम इसे देखें तो ये किससे इनक्लोज्ड है, ये भी आपकी सेल मेम्ब्रेन है ना, ये अंदर दिख रही है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ भी सेल मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड है। तो जितने भी आपके ऑर्गेनेलीज हैं या जितना भी साइटोप्लाज्म है, ये किससे इनक्लोज होता है, सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। सेल, और प्लांट में सेल वॉल भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म के तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। पहला होता है साइटोसॉल, दूसरा होता है सेल ऑर्गेनेलीज, और तीसरा होता है सेल इंक्लूजन। तो जितना भी सब्सटेंस होता है साइटोसॉल, मतलब इसके अंदर सारा का सारा, सॉल मतलब सोल्यूशन, सेल का सोल्यूशन, सेल का लिक्विड, जितना भी लिक्विड पोर्शन है सेल में, चाहे वो न्यूक्लियस में हो चाहे वो साइटोप्लाज्म में हो, दैट इज नोन एज साइटोसॉल। उसे हम क्या कहेंगे, साइटोसॉल कहेंगे। अब उस साइटोप्लाज्म के अंदर जितना लिविंग मटेरियल है, यानी कि जो पार्ट सारी लिविंग एक्टिविटी करते हैं हमारे लिए, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रेशन कर रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो वो पार्ट्स क्या कहलाते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, vacuoles and many more things. Okay, so they are known as cell organelles. And now cell organelles take nutrients and produces different kind of chemicals. That all substances which are used by cell organelles or produced by cell organelles are known as cell inclusion. They are non-living. The base main important thing, they are non-living. ये कैसे होते हैं नॉन लिविंग, यानी कि ये कोई भी एक्टिविटी अपने आप नहीं करते, इनकी वजह से एक्टिविटी होती है, ठीक है। जैसे कि हमें प्लांट से फूड मिलता है, फूड हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है ना, तो एनर्जी तो हमें प्लांट से ही मिली, एनर्जी तो हमें प्लांट से ही मिली, लेकिन वो एनर्जी जो फूड से हमें मिली है उसे बनाया किसने, ऑर्गेनेलीज ने। किसने बनाया, ऑर्गेनेलीज ने। तो जो हमारे फूड के कंटेंट है वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे सेल इंक्लूजन कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल की जो न्यूक्लियस होती है बिल्कुल उससे लगा हुआ होता है। अगर आप दोनों डायग्राम सेल के देखो, प्लांट सेल देखो चाहे एनिमल सेल देखो, आप देख सकते हो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी एनिमल सेल है, इसमें आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से बिल्कुल लगा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ERB शॉर्ट में कहते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये बिल्कुल न्यूक्लियस से लगा है। अगर हम प्लांट सेल में जाएँ तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस ये है, प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है ये आपका, ये कलर में दूसरा ले लेता हूँ ताकि इजीली दिख जाए, ये न्यूक्लियस है आपका, है ना, और इससे लगा हुआ ये ER है, ठीक है, कोई डाउट। तो ये तो हमारा हमेशा क्या होगा, नियर टू दी न्यूक्लियस सिचुएटेड रहने वाले पार्ट्स हैं। तो अब हम इनकी स्टडी करेंगे। तो ER जो होता है वो दो टाइप का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। पहला होता है एंडोप्लाज्मिक स्मूथ या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, स्मूथ मतलब ट्यूब लाइक होता है, स्मूथ मतलब ट्यूब लाइक, स्मूथ मतलब ट्यूबुलर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज सैक लाइक और पाउच लाइक, इसमें पाउच बने हुए हैं ना छोटे छोटे से, तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रफ है, तो जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है, लेकिन जब उसके ऊपर राइबोसोम्स चिपक जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये पर्पल कलर के डॉट्स बने हुए दिख रहे हैं ना आपको, ये पर्पल कलर्स के डॉट्स। तो ये जो पर्पल कलर के डॉट्स हैं ये क्या होते हैं, सारे के सारे राइबोसोम्स हैं। और राइबोसोम कैसा होता है, नेचर में रफ होता है, सूखी घास की तरह, स्ट्रॉ लाइक। तो जब ये किसी से चिपक जाएगा और पूरी सरफेस पे चिपक जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा ना, पूरी की पूरी स्मूथ को भी क्या बना देगा, रफ बना देगा। तो दे आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर हम इनका डिफरेंस समझना चाहें तो हम कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। तो अगर हम पॉइंट बनाएं तो वो क्या होंगे, एक तो हमारे पास है स्मूथ ER, SER, और दूसरा हमारे पास क्या है, RER, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पहचान क्या है, ये राइबोसोम कैरी करता है, क्या कैरी करता है, राइबोसोम्स करता है। इसके पास नो राइबोसोम, इसके पास राइबोसोम नहीं होते, नो राइबोसोम, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, नो राइबोसोम। SER कैसा होता है, पाउच लाइक, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, पाउच की तरह। इसका स्ट्रक्चर RER का किसकी तरह है, सॉरी SER का स्ट्रक्चर कैसा है, ट्यूबुलर,
SER का स्ट्रक्चर कैसा है? ट्यूबुलर। ये कैसा है? ट्यूबुलर, ट्यूब की तरह है ना, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर। और RER कैसा है? पाउच लाइक। कैसा है? पाउच की तरह। तो ये दो बेसिक डिफरेंस स्ट्रक्चर में आपको मिलेंगे RER के। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो टाइप का हो गया। पहला क्या हो गया हमारा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है? ये प्रोटीन बनाता है, प्रोड्यूसेस प्रोटीन। और रफ क्यों कहलाता है? बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस। दूसरा क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या बनाता है? लिपिड्स को प्रोड्यूस करता है। लिपिड मतलब फैट को प्रोड्यूस करता है। दूसरा डिटॉक्सिफाई करता है, यानी साफ सफाई करता है, हार्मफुल केमिकल्स को निकालता है। किसकी? लिवर और किडनी की सेल्स से। लिवर और किडनी की सेल को क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है, साफ करता है, गंदगी को झाड़ देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम हो गए। Now let's move to the next organ, that is mitochondria. This is the structure of mitochondria, which is found in cytoplasm. You need not to go through the structure, means different kind of parts you can see here: outer membrane, inner membrane, cristae, and different kind of DNA is present in the mitochondria. You just watch the diagram of the mitochondria in your syllabus. Structure of mitochondria is not given, just the function of mitochondria can be asked to you. So mitochondria is the powerhouse of cell. In your earlier classes you have learned that power or energy is produced in our body by the process of respiration, and respiration takes place inside the mitochondria. ओके, आपने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है रेस्पिरेशन से। तो कैसे बनती है, कहाँ बनती है? सेल्स में बनती है। सेल के किस पार्ट में बनती है? साइटोप्लाज्म में बनती है। साइटोप्लाज्म में कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। तो ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये जो आपका पावर हाउस होता है, इस पावर हाउस को हम पावर हाउस कह क्यों रहे हैं? तो जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वही एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया करता है। मतलब कि वो न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? न्यूट्रिएंट को लेता है, टेक्स न्यूट्रिएंट्स, ब्रेक्स देम डाउन, क्रिएट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल क्या कहलाता है? ATP। क्या कहलाता है? ATP। यानी वो न्यूट्रिएंट लेता है और उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? ATP में। हमारी सेल जो एनर्जी यूज़ करती हैं वो क्या होता है? आपने पढ़ा था डाइजेशन में क्लास 7th में कि जो फूड होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है ना। तो जो ग्लूकोज, अब एनर्जी जो होती है, सेल एनर्जी ग्लूकोज वाली नहीं कंज्यूम करती है। सेल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडिनोसिन डाइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी को यूज करती है। ठीक है, तो वो क्या होती है? अपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है, जैसी वो यूज कर सकती है। जैसे आपने कंप्यूटर में देखा है कि कंप्यूटर में एक मशीन लैंग्वेज होती है और एक हमारी लैंग्वेज होती है। तो हम उसे कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज बताते हैं और मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट कर लेता है उसे और अपना प्रोसेस करता है और वापस आपको आपकी लैंग्वेज में समझा देता है। तो सेम यही प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या? ग्लूकोज लेता है, ATP में कन्वर्ट कर देता है और आपको जो भी चीज़ चाहिए थी, मतलब आपको ग्रोथ करनी थी, रिपेयरिंग करनी थी या डिजीज से लड़ना था, तो सारे फंक्शन आप उस एनर्जी से कर सकते हैं। अब एनर्जी ATP जो होती है इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। करेंसी क्या होते हैं? नोट होते हैं ना, सिक्के। तो एनर्जी की जो करेंसी होती है दैट इज नोन एज ATP। सेल की जो एनर्जी करेंसी कहलाती है दैट इज ATP। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर इज नोन एज गोल्जी बॉडी, गोल्जी apparatus, Golgi complex. A very interesting thing is that this is named after the scientist who discovered it, Mr. Camillo Golgi. In the honor of Camillo Golgi, the organelle named Golgi complex. ठीक है, Golgi complex you can say it is like a storehouse or you can say online delivery office. ये क्या होता है? ये पैकेजिंग करता है, सॉर्टिंग करता है, मटेरियल प्रोड्यूस करता है, सेक्रेट करता है, सॉर्टिंग करता है, ये सारे काम करता है। मतलब कि आपको जो चाहिए ये आपको देता है, प्रोड्यूस करता है, देता है ना, आप तक पहुंचाता है। आपको जो चाहिए, यानी उसके पास तो बहुत कुछ है लेकिन उसमें से वो सिलेक्ट करता है, पैकेजिंग, उसका पैकेट बनाता है और आपको दे देता है। अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसका वीडियो भी आपको सेंड करूँगा कि सेल के अंदर गोल्जी बॉडी कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। गोल्जी बॉडी जो होती है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। कैसा है? मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ भी कवर होता है। ठीक, इसका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है? वेसिकल्स, मतलब छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और जो आगे चल के क्या करते हैं? सेक्रीशंस करते हैं, मतलब केमिकल्स को रिलीज करते हैं अपने ऊपर से। एंजाइम्स बनाने में हेल्प करता है, जो डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस में हेल्प करता है, जैसे एक आपने ही पढ़ी है डाइजेशन। हार्मोन्स बनाता है, हार्मोन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर्म करते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, ठीक है, और आपका ब्लड शुगर मेंटेन करना। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस हार्मोन करेंगे जो आप आगे चल के पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़े हैं आपने। तो हार्मोन्स को भी कौन प्रोड्यूस करता है? ये गोल्जी बॉडी। स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का स्टोर हाउस होता है, ये गोल्जी बॉडी के काम हो गए। आगे बढ़ते हैं।
जो अगला स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट। ये उन्हीं सब्सटेंस में पाया जाता है, या आप इसे कह सकते हो प्लास्टिड भी। आप एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट का मतलब आप क्या पढ़ने जा रहे हो? प्लास्टिड पढ़ने जा रहे हो। क्या पढ़ने जा रहे हो? प्लास्टिड। तो प्लास्टिक का कोई अपना स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, उसमें जो मेन बेसिक होता है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें ही आपका जो क्लोरोफिल होता है वो पाया जाता है, केमिकल पिगमेंट, जिसकी वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है। अब आज आपको ये भी आंसर मिलेगा कि किसी किसी पत्ती का कलर क्यों अलग होता है, किसी फ्लावर की पेटल्स का कलर ग्रीन नहीं होता, बहुत सारे कलर होते हैं, तो वो क्यों होते हैं। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट को हम किचन हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन ऑफ दिस सेल। क्या कहते हैं? किचन, किचन ऑफ द सेल, प्लांट सेल, स्पेशली प्लांट सेल। ठीक है, याद रखना है, किचन ऑफ द प्लांट सेल कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दिस इज डबल मेम्ब्रेन। इसमें कैसी होती है? डबल लेयर होती है। अगर डायग्राम को देखो तो देख सकते हो आप, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन है, दिख रही ना, एक ऊपर ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन है और एक नीचे। तो दिस इज डबल मेम्ब्रेन, 1 नंबर मेम्ब्रेन, सेकेंड नंबर मेम्ब्रेन। तो दिस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दे प्रोवाइड कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर्स, दे हेल्प टू स्टोर प्रोटीन, स्टार्च एंड ऑयल। ये क्या करते हैं? कलर देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन कलर देता है। ठीक है। तो वैसे ही ये फ्रूट्स को और फ्लावर्स को क्या होता है? कलर देते हैं, और प्रोटीन, स्टार्च और ऑयल को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका काम क्या होता है? प्लास्टिक्स का काम क्या होता है? वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। किसे ट्रैप करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। अब इसके सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। सोलर एनर्जी केवल एनर्जी ऐसी नहीं है जिसका इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस होगी। सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होने का एक और खास काम होता है। वो क्या होता है कि जो कलर आपको दिखाई देगा वो भी इसीलिए है कि जो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जो सनलाइट होती है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, बिव और आपने 7th में पढ़ा है। ठीक है। तो जब वो क्या होता है, पेटल हो गई फ्लावर की, या जो फ्रूट हो गया, या जो ट्री हो गया, या लीफ हो गई, उसके ऊपर सन की जब लाइट पड़ेगी तो क्या होंगे? ये जो प्लास्टिड्स हैं ये क्या करेंगे? कलर एब्जॉर्ब करेंगे। और जो कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा वो तो दिखेगा नहीं, है ना। तो जो बचा वही रिफ्लेक्ट होगा। तो इसी की वजह से क्या होता है? तो जो कलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो कलर हमें नहीं दिखते, और जो नहीं एब्जॉर्ब होते वो दिखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सारे कलर भी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसीलिए हमारी जो लीफ होती है ग्रीन कलर की दिखाई देती है। अब अगर हम बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर छोड़ के लगभग हर कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्पेशली येलो, ऑरेंज, स्पेशली येलो, ऑरेंज और रेड। इन कलर्स को ये खूब रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। ये ग्रीन कलर एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। अब चूंकि रिफ्लेक्ट करता है तो आपको फ्रूट्स का कलर दिखाई देता है, लीव्स का कलर दिखाई देता है, जो कलरफुल लीव्स होती है ना, कुछ जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, सजावट के लिए हम घर पे लगाते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि लीव्स पे पैचेस पड़े होते हैं कलरफुल। ठीक है। अगला पार्ट होता है आपका ग्रोंटोप्लास्ट। ग्रंटोप्लास्ट, ग्रंटोप्लास्ट क्या होता है? ये एजिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? एजिंग, एज बढ़ाने में, उम्र बढ़ाने में। ठीक है। एजिंग में हेल्प करता है। और ये उन पार्ट्स में नहीं पाया जाता लीव्स में जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होती। ठीक है। मतलब एजिंग, जब उम्र बढ़ जाएगी तो एजिंग नहीं हो, मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, तो ये उन लीव्स में नहीं पाया जाएगा। ठीक है। अगला होता है ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस, फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स, यानी कि जो पार्ट प्रोटीन और फैट को स्टोर करते हैं ये उनमें पाया जाता है। ठीक है। और ये कलरलेस होता है। ये अगला स्ट्रक्चर है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम आपकी क्लास में, आपसे अगली क्लास में यानी 9th में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाने वाला टॉपिक है। लाइसोसोम्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपकी क्लास में भी डेफिनेटली आई विल आस्क क्वेश्चंस। फर्स्टली क्या होता है? ऑर्गेनल विच कंसिस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और ये इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक, मतलब ये एसिड होता है एक तरीके से। बनता कहाँ है? गोल्जी बॉडी में। कहाँ बनता है? गोल्जी बॉडी में। इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं और यही 3 सवाल पूछे जाते हैं कि वाई लाइसोसोम्स आर नोन एज डाइजेस्टिव बैग ऑफ सेल, वाई दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स ऑफ सेल, एंड वाई दे आर नोन एज suicidal bags of the cell. Especially the question which is more important, that is suicidal or digestive bag of the cell. Why lysosomes are called digestive or suicidal bags? So let's discuss one by one all things. ब्रेक डाउन एंड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ये क्या होता है? सेल में जो ब्रेक डाउन करता है न्यूट्रिएंट का, इसीलिए इसे हम डाइजेस्टिव कहते हैं। डाइजेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स का सिंपल में, तो ये कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक कर देता है, इसीलिए इसे हम डाइजेस्टिव सेल कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग।
दूसरा, जब कोई इन्वेडर यानी बाहरी पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंटर होता है सेल में, या कोई एंटीजन आता है, तो ये क्या करती है, सेल से उस सेल को मतलब क्या होती है, ऑटोलिसिस करा देती है और अनवांटेड पार्टिकल को बाहर रिमूव कर देती है। इसीलिए हम स्कैवेंजर ऑफ सेल कहते हैं। यानी ये क्या करती है, स्कैवेंजर क्या होते हैं, डेड डिकेइंग अनवांटेड मटेरियल को खाते हैं। तो यहाँ भी ये भी क्या होता है, अनवांटेड बैक्टीरिया वायरस को बॉडी से रिमूव कर देती है। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा। वाई इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्योंकि जब सेल के अंदर कोई हार्मफुल चीज़ एंटर होती है तो क्या होता है, लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं। सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं, जो लाइसोसोम होते हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं। अब उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, यानी कि वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने लगेंगे, और एसिडिक भी होगा, यानी कि कोरोजन भी करने लगेगा सेल का। तो ये एंजाइम सेल को ओन डाइजेस्ट, मतलब वो अपने आप को ही डाइजेस्ट कर डालते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, जब अपने आप को डाइजेस्ट कर लिया, अपने आप को ही खा लिया, तो क्या हो गया, सुसाइड कर लिया आपने ना, अपने आप को ही खा लिया, अपने आप को ही मार लिया, तो सुसाइड कर लिया ना। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ओके, now move to the next part. Here you can see a very huge bulging structure that is known as vacuole. Very interesting, it is looking very interesting structure in a plant cell. ये क्या कहलाता है, वैक्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है, वैक्यूल। अब जो वैक्यूल होते हैं ये कई टाइप के होते हैं, अभी आप उतनी डिटेल में ना जाएं तो सही रहेगा। वैक्यूल अकॉर्डिंग टू द टाइप, जैसे सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, तो ये अलग अलग वैक्यूल के टाइप में ये अलग अलग सब्सटेंस को हैंडल करते हैं या उनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब ब्लड में वाटर को मेंटेन करना, कि सेल के अंदर कितना वाटर रहेगा, या ब्लड में या सेल में, कहीं पे भी आप कह सकते हो कि सेल के अंदर कितना वाटर रहेगा और कितना रिमूव हो जाएगा, तो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। ठीक है, फूड वैक्यूल है, जैसे कि प्रोटोजोआ, प्रोटिस्ट, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म, लो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये खाना खाते हैं। फूड वैक्यूल होता है, मतलब इनके लिए ये क्या होता है, स्टमक होता है। जो हमारी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनका क्या होता है, स्टमक। अमीबा में जो फूड वैक्यूल होता है क्या होता है, स्टमक होता है ना उसका। तो अलग अलग वैक्यूल अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो ये आप इससे पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। अगला क्या है, राइबोसोम। इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री मतलब कि कौन सी प्रोटीन बननी है, ये मैसेज कौन देगा, राइबोसोम। ठीक है, पार्टिकल्स दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज इन नंबर, ये क्या होता है, सेल में चारों तरफ फैला रहता है। एंड सर्व्स एज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है कि कैसी प्रोटीन बननी है। ये सेल में फ्री भी पाया जाता है, मतलब ये कहीं पे भी पड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, या क्या हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपक कर उसे क्या बना देगा, RER बना सकता है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बना सकता है। तो ये तो आपके राइबोसोम हो गए। अब अगला टॉपिक, ये हमारे सेंट्रियोल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेंट्रियोल्स कहलाते हैं। ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। कैसे होते हैं, हमेशा 90 डिग्री पे पाए जाते हैं, राइट एंगल। ठीक है, और अधिकतर डबल या ट्रिपल की फॉर्म में होते हैं, डबल ट्रिपल ट्यूब की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये सब माइक्रोस्कोपिक मतलब कि बहुत छोटे होते हैं, ट्यूब के टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, और दो होते हैं आपस में हमेशा। कैसे होंगे, दो होंगे तभी तो राइट एंगल पे बन सकते हैं। और ये अधिकतर किस में हेल्प करेंगे, सेल डिवीजन में। किस में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्यों होता है, ग्रोथ के लिए हमें सेल डिवीजन करना होता है सेल को। सेल अपना डिवीजन क्यों करती है, ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के लिए या अनवांटेड मटेरियल को निकालने के लिए। तो ये सेल डिवीजन हो गई। ठीक है, अगले हैं सेल इंक्लूजन। सेल इंक्लूजन मतलब अनवांटेड नॉन लिविंग मटेरियल्स ऑफ द सेल, जैसे पिगमेंट हो गए, या आपकी जैसे ग्लाइकोजन जो लिवर सेल में पाया जाता है। लिपिड ड्रॉपलेट मतलब फैट की सेल में जो पाए जाते हैं। पिगमेंट ग्रेन्यूल्स, पिगमेंट जैसे आपकी मेलानिन होती है ना स्किन में और हेयर में। हेयर में क्या होती है, आपकी कैरोटीन प्रोटीन होती है जिसकी वजह से हेयर में कलर होता है या इसका न्यूट्रिशन होता है। स्किन में क्या होती है, मेलानिन होती है जिसकी वजह से स्किन का कलर, जितनी ज़्यादा मेलानिन उतना ही ज़्यादा डार्क होता है। मेलानिन क्या होती है, एक तरीके का ये भी सोलर एनर्जी को ट्रैप करती है। ठीक, वाटर कंटेनिंग वैक्यूल्स हो गए, वाटर को कैरी करने वाले वैक्यूल। क्रिस्टल्स होंगे, ग्रैनुल्स होंगे, जो कुछ भी पाए जाएंगे दे आर नोन एज सेल इंक्लूजन्स, ऑल नॉन लिविंग मटीरियल। यहाँ तक ये आपका आज का सेशन कंप्लीट हो गया। आज के सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क टू मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।